वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने आपसे इससे पहले मेडिवल हिस्ट्री की एक वीडियो मैंने आपसे शेयर करी थी और मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैंने आपको कहा था कि हमारे पास जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वहां पर हमारे पास जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो मिलते हैं हमें। तो अब मैंने आपको बताया था कि पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोगों ने 15 से 20 क्लासेस में कवर करना है ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे छूटे नहीं। तो अगर आपको ध्यान हो तो पार्ट वन में मैंने मेनली स्टार्ट किया था पुर्तगालियों से, क्योंकि पुर्तगालियों से स्टार्ट मैंने करने का मेरा जो था मेन टारगेट था वो यही था, क्योंकि हमारे देश में कहीं ना कहीं जो फैक्ट जुड़ा हुआ है वो कहा जाता है कि भारत की खोज यानी कि भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे हमारे इंसिडेंट जो हैं उनसे जुड़ते हैं, तो मैंने वहां से स्टार्ट किया। तो आज की क्लास में हम ट्राई करेंगे कि पुर्तगालियों से जुड़े हुए जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, जो भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए होंगे उनसे जुड़े हुए, वो सारे आज के आज आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हमारे पास 1503 में अल्बुकर्क पहला ऐसा पुर्तगाली व्यक्ति था, या कहीं पहला ऐसा यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भारत में एक दुर्ग का निर्माण किया था। और एक क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आपके पास जो है वो आ चुका है एक दो एग्जाम्स में, कि भारत में पहला यूरोपीय व्यक्ति कौन था जिसने दुर्ग का निर्माण किया था। यूरोपीय व्यक्ति, तो उसको पुर्तगाली व्यक्ति कहें यूरोपीय व्यक्ति कहें एक ही बात है, उसका नाम था अल्बुकर्क। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब अल्बुकर्क के बाद आप लोगों ने जो नेक्स्ट नेम ध्यान रखना है वो आपने ध्यान रखना है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का। और जो भी नाम मैं आपको बता रहा हूं, ये 4 से 5 लोगों के नाम आएंगे, इन नामों को आप लोगों को सभी को ध्यान रखना पड़ेगा। और आप ध्यान रखेंगे साथ में ये भारत में कब आए थे? 1505 ईस्वी में, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। क्लियर? देखिए, इनसे जुड़े हुए जो आपके पास एक दो फैक्ट रहेंगे वो आपके पास क्या रहेंगे? भारत में पहले पुर्तगाली गवर्नर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोगों ने इसको ध्यान से याद रख लेना है। जहां जहां आप लोग नोट्स बना रहे हैं इस पॉइंट को आपने जरूर अंडरलाइन करना है कि पुर्तगाली लोग हमारे देश में 1498 से, ठीक है, आपको पता है सबसे पहले वास्को डी गामा हमारे देश में आए थे, पेड्रो अल्वारेज आए थे, कैब्राल मैंने आपको बताया था, उसके बाद दोबारा वास्को डी गामा आए थे, अल्बुकर्क आए थे। उसके बाद जो अगले यात्री थे या व्यापारी हम लोग कहें तो और सही शब्द होगा हमारे पास, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और ये जो थे ये 1505 ईस्वी में भारत आए। तो इनसे जुड़े हुए एक दो पॉइंट जो हम लोगों ने ध्यान रखने हैं। ठीक है, एक तो ये पुर्तगाली व्यक्ति थे। अब पुर्तगालियों के बारे में पढ़ रहे हैं तो पुर्तगाली व्यक्ति होंगे, बट आप पेपर में उसका मिस कर जाए चीज को, तो यूरोप के जो पुर्तगाल देश थे उसी के एक व्यापारी ये भी थे। पर आपने मेन क्या देखना, ये व्यापारी बन के नहीं आए हमारे देश में, इंपॉर्टेंट बात यहां ध्यान रखनी। ये पुर्तगाली सरकार द्वारा, यानी भारत में पहले पुर्तगाली गवर्नर थे, यानी कि जो पुर्तगाल की सरकार थी, पुर्तगाल का शासन था, उसने भारत में इनको गवर्नर बनाकर भेजा ताकि यहाँ की व्यापारिक गतिविधियों का ये जो था ये प्रमुख व्यक्ति आप इनको कह सकते हैं। क्लियर? इन्होंने क्या किया? 1509 ईस्वी में, ध्यान रखना आप लोगों ने इनको, 1509 ईस्वी में दीव क्षेत्र जो आप पढ़ते हैं दमन और दीव, दीव क्षेत्र पर पूरी तरह जो था अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में कि जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है उसको हम यूं कहें 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद कि उन घटनाओं को हम मेनली लेते हैं। कुछ किताबों में कहा जाता है कि 1857 के बाद हमारी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है। ठीक है, और आपको पता है कि सभी विद्वानों का, लेखकों का अपना अलग अलग मत होता है, पर हमारे जो मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं वो यहाँ से जुड़े हुए हैं। तब मैंने आपको ये जो चैप्टर थे आपके यहाँ से स्टार्ट करवाए हुए हैं। क्लियर? तो एक पॉइंट हो गया, भारत में पहले पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, और 1509 ईस्वी में इन्होंने दीव क्षेत्र पर आप कहें तो पुर्तगालियों ने पूरी तरह अपना शासन जो था स्थापित कर लिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि पुर्तगालियों ने किस वर्ष जो है दीव क्षेत्र पर पूर्णतः अपनी शासन व्यवस्था स्थापित कर ली थी या अधिकार स्थापित कर लिया था। और अगर हम साथ साथ में कहें तो इससे जुड़ा हुआ एक और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे पास, तो जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा थे,
इन्होंने हिंद महासागर में व्यापार व्यापार नियंत्रण करने के लिए, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, हिंद महासागर में इन्होंने व्यापार पर नियंत्रण करने के लिए। आपने कहीं ना कहीं एक वर्ड सुना होगा जरूर हिस्ट्री में, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी, या इसको हम कहते हैं शांत जल की नीति। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है। जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा थे, इनसे जुड़े हुए आप लोगों ने ये 2-3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहले पुर्तगाली गवर्नर, इनके जब एक गवर्नर थे उसी समय 1509 ईस्वी में द्वीप क्षेत्र पर अधिकार स्थापित कर लिया गया था पुर्तगालियों के द्वारा पूरी तरह। और साथ में इन्होंने क्या किया था कि हिंद महासागर का क्षेत्र था जो था, जहां से व्यापार मेनली प्रमुख तौर पर होता था यूरोपीय देशों से, तो उस क्षेत्र पर इन्होंने अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था। और उस एकाधिकार को स्थापित करने के लिए इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी, या कहें तो साफ जल की नीति को इन्होंने शुरू किया था। ये इनसे जुड़े हुए एक दो पॉइंट आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। इसके बाद मैंने आपको कहा था, अगर आपको ध्यान रह गया हो, एक व्यक्ति बताए थे मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है इनका, आपने ध्यान रखना है, अल्बुकर्क। ये व्यक्ति मैंने आपको बताया था सबसे पहले यूरोपीय व्यक्ति या पुर्तगाली व्यक्ति जिन्होंने भारत में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था। ये 1509 में दोबारा भारत आते हैं, और अब इनके द्वारा कुछ जो इंपॉर्टेंट कार्य काम कुछ किए जाते हैं उनको आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है। और साथ में आप लोगों ने ध्यान रखना है, कहा जाता है कि पुर्तगाली साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक। अब आप कहेंगे कि सर पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना क्या इन्होंने की थी? क्या उसको जो था उसकी शुरुआत इन्होंने करी थी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। इस बात को थोड़ा ध्यान समझिए। अल्बुकर्क, मैंने आपको कहा कि भारत में आए थे 1509 में, तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक अगर किसी को कहा जाता है तो वो कहा जाता है अल्बुकर्क को। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे आप लोग। तो भारत में अगर हम एक कहें कि पुर्तगाली शासन की स्थापना किसने की थी, या किसको हम कहेंगे कि सबसे पहले पुर्तगाली साम्राज्य का जो विकास था, उसकी स्थापना या उसको स्थापित किसने किया था, उस व्यक्ति का नाम था अल्बुकर्क। अब इनसे जुड़े हुए कुछ पॉइंट आप लोगों ने ध्यान रखना है। सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया था, कुछ एक पॉइंट मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेंगे, वो सारे आप लोगों ने ध्यान रखने हैं, ठीक है। पुर्तगाली सेना के छोटे पदों पर, पुर्तगाली सेना के छोटे पदों पर भारतीयों की भर्ती, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीयों की अपनी सेना में भर्ती शुरू की थी छोटे पदों पर। जैसे हम आज कह सकते हैं कि एक सिपाही होता है हमारे पास छोटे पद पर, सेना में नायक लासनायक होते हैं छोटे पद पर, वैसे ही अपनी सेना के जो छोटे छोटे पद थे उन पर इन्होंने पुर्तगालियों की जगह भारतीयों को भी उसमें शामिल किया। यानी कि हम कहें तो पुर्तगाली सेना में भारतीयों का जो था वो प्रवेश हो गया, और वो किसके टाइम हुआ, अल्बुकर्क के समय हुआ, जिनको हम कहते हैं पुर्तगाली साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक भारत में हमारे। क्लियर। नंबर 2, दूसरा इन्होंने क्या किया कि निम्न वर्गीय पुर्तगाली व्यक्तियों को, निम्न वर्गीय पुर्तगाली व्यक्तियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह के लिए प्रेरित किया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है। साथ साथ में अल्बुकर्क ने एक कार्य और किया अपने समय काल में, ताकि भारतीयों और पुर्तगालियों के बीच एक सामाजिक संबंध स्थापित किए जा सके, ताकि जो यहाँ के लोग हैं वो पुर्तगालियों से और ज्यादा जुड़ाव एक महसूस करें। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि पुर्तगालियों को सेना में छोटे छोटे पद, जैसे पुर्तगाली सेना में, उन पे भारतीयों की एंट्री करवाई, उनमें भर्ती किया। दूसरा, निम्न वर्गीय पुर्तगाली व्यक्तियों को उन्होंने प्रेरित किया कि आप भारतीय महिलाओं से विवाह कीजिए, अपनी बस्तियां अपने घर यहां पे बसाएं। ध्यान रख पाएंगे आप। तीसरा आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है, 1510 में इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोगों ने जरूर नोटिस रखना है। 1510 में इन्होंने क्या किया, भटकल में किला बनवाने के लिए, भटकल में किला बनवाने के लिए
अगर आपको ध्यान होगा, एक क्वेश्चन पेपरों में आज तक कम से कम 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। भटकल में किला बनवाने के लिए एक शासक थे वहां के, उसमें कृष्णदेव राय से अनुमति प्राप्त की। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 1510 में इन्होंने क्या किया, भटकल, और ये क्वेश्चन मैं आपको बार बार पेपरों में आज 4 से 5 बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि अल्बुकर्क ने, पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने भटकल में किला बनवाने के लिए किस भारतीय शासक से अनुमति प्राप्त की थी? तो उनका नाम था हमारे पास कृष्णदेव राय। इसके साथ में 1510 में एक और इंपॉर्टेंट घटना घटी इनसे जुड़ी हुई, जो आप लोगों ने ध्यान रखनी है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मोहम्मद आदिल शाह यूसुफ, इसका नाम आप लोगों ने ध्यान रखना, मोहम्मद आदिल शाह यूसुफ पर सैन्य अभियान के माध्यम से, पर सैन्य अभियान के माध्यम से। अब आप बोलेंगे सर इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि उन्होंने मोहम्मद आदिल शाह के ऊपर चढ़ाई की, जिसको हम कहते हैं, उससे लड़ाई लड़ी, और इससे लड़ाई का परिणाम क्या होता है कि गोवा जो था पूरी तरह किसके अधिकार क्षेत्र में आ गया? गोवा पर पूर्णतः अधिकार। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि गोवा पर जो पूरी तरह अधिकार स्थापित किया गया था वो अल्बुकर्क के द्वारा किया गया था 1510 में। और जो उस समय गोवा के शासक थे उनका नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है, मोहम्मद आदिल शाह यूसुफ जो थे उसमें गोवा के शासक थे। या आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि 1510 पर, 1510 ईस्वी में, 1510 वर्ष में क्या हुआ था कि पुर्तगालियों ने पूरी तरह गोवा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। ये पॉइंट भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। ये कुछ मैंने आपको 3-4 काम बताए जो अल्बुकर्क के शासनकाल में हुए थे। अगर आप चाहें तो इन पॉइंटों को ऐसे के ऐसे आप इसको याद रख लीजिए, ठीक है। जहां अगर आपको कोई दिक्कत आती है, मैंने आपको बताया हुआ है, या किसी पॉइंट को समझने में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में पूछा करिए कि सर यहां पर हमें इस पॉइंट में थोड़ा सा डाउट था। क्लियर? ये मैंने आपको कुछ अल्बुकर्क के काम बताए। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि अल्बुकर्क के बाद कौन आता है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, भारत के पहले पुर्तगाली गवर्नर, ठीक है, भारत के पहले पुर्तगाली गवर्नर। पर ध्यान रखना, पूरे भारत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये पुर्तगाली गवर्नर थे सिर्फ किस काम के लिए? पुर्तगाल के लोग जो यहां आते थे, यहां से आयात निर्यात करते थे, उन सब व्यापारिक गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए जो प्रमुख व्यक्ति या अध्यक्ष, गवर्नर हम कुछ भी कहें, वो कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इन्हीं के शासनकाल में 1509 में द्वीप क्षेत्र पूरी तरह पुर्तगाल के अधिकार में आ गया था, और 1510 में पूरी तरह गोवा किसके अंडर में आ गया था? पुर्तगालियों के। और उस समय के प्रमुख जो गवर्नर हम कहते हैं कौन थे? अल्बुकर्क। और दूसरा आप लोगों ने यहां से एक और बात ये भी ध्यान रखनी है कि भारतीय स्त्रियों के साथ जो था, तो या हम कहें कि भारतीयों के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करने के लिए पुर्तगालियों को किसने प्रेरित किया, या किसने पुर्तगालियों और भारतीयों के बीच जो था एक सामाजिक संबंध बनाने की कोशिश की? तो वो भी थे अल्बुकर्क, ठीक है। इसके साथ में आप लोगों ने ध्यान रखना है, अल्बुकर्क ने 1511 में एक और काम किया। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, हिंद महासागर में मलक्का क्षेत्र, हिंद महासागर में मलक्का। अगर आप मलक्का शब्द भी ध्यान रख पाएंगे तब भी बहुत अच्छी बात होगी, इसमें आपको याद आ जाएगा पेपर में। अल्बुकर्क ने एक और काम किया, एक आपका मलक्का जल क्षेत्र या जल संधि जो हिंद महासागर को प्रशांत सागर से जोड़ती है, आप लोगों को पता है, मलक्का जल संधि, इस पर इन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। दूसरी बात, 1512 में इन्होंने जो आपका पास हारमूज समुद्री क्षेत्र है, कौन सा बताया मैं आप लोगों को? हारमूज समुद्री क्षेत्र। उस समय ये समुद्री व्यापार करने के लिए 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र होते थे, एक मैं आपको बता दिया मलक्का क्षेत्र, दूसरा मैंने कौन सा बता दिया आप लोगों को? हारमूज समुद्री क्षेत्र। ये दोनों आप लोगों को, दोनों क्षेत्र आप लोगों को ध्यान रखने हैं, हारमूज और साथ में मैंने आपको दूसरा बताया मलक्का, जिसको जल संधि के नाम से आप लोग कहते हैं। इन दोनों क्षेत्रों पर जो था
वो अल्बुकर्क ने पूरी तरह से अपना अधिकार स्थापित कर लिया, या आप यूं कहें कि पुर्तगालियों ने भारत में आकर क्या किया कि जो समुद्री व्यापार के रास्ते थे उन पर सबसे पहले अपना अधिकार स्थापित करने के प्रयास किए, और वो उसमें काफी हद तक सफल भी हुए। अगर हम कहें कि भारत में सॉरी, पुर्तगालियों का जो शासन व्यवस्था थी वो इतने समय तक क्यों चली, या उन्होंने बहुत सारे हमारे क्षेत्रों पर कैसे अधिकार किया, तो उसके पीछे एक मेन जो कारण था वो ये भी था कि उन्होंने जो हमारे जलीय क्षेत्र थे व्यापारिक, वहां पर अपनी स्थिति को जो था काफी मजबूत कर लिया था। ध्यान रख पाएंगे। इसके बाद के शासक जो आप लोगों ने ध्यान रखने हैं उनका नाम है नीनू डी कुन्हा। नीनू डी कुन्हा, और ये भारत आए थे 1529 में। नीनू डी कुन्हा। अगर आप साथ साथ में सभी पॉइंट्स को नोट करते हुए समझते हुए चलेंगे तो यकीन मानिए आप लोगों को बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। बट अगर आप सिर्फ देखेंगे और छोड़ देंगे, एक बार देख के छोड़ दिया, फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ट्राई कीजिए करेगा कि वीडियो को 2 से 3 बार आप जरूर देखें। क्लियर। देखिए अब इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने कोचीन से जो राजधानी थी उसको गोवा स्थानांतरित किया। तो सबसे बड़ा जो आप लोगों ने एक पॉइंट ध्यान रखना है कि नीनू डी कुन्हा के शासन काल में, या जब 1529 ईस्वी में भारत आए थे तो उन्होंने क्या किया था, जो पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन में थी उसको उन्होंने ट्रांसफर कर दिया गोवा में। और इसके साथ साथ आप लोगों को ध्यान रखना, इनके समय काल में कुछ एक व्यापारिक बस्तियां बताऊंगा मैं आप लोगों को, जैसे कि सेंथोम, ये आपके पास आ गया मद्रास में। क्लियर। हुगली, इनके नाम आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। बस्तियां मैं बता रहा हूं सारी व्यापारिक बस्तियां। हुगली बंगाल में, जिसको पश्चिम बंगाल भी कह सकते हैं। और एक आप लोग नाम ध्यान रखेंगे काठियावाड़, और काठियावाड़ जो है आपका क्षेत्र आता है दीव में। क्लियर। इन 3 जगह पर जो मेनली व्यापारिक बस्तियां बनाई गई थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी, वो बनाई गई थी व्यापारिक बस्तियां नीनू डी कुन्हा के द्वारा बनाई गई, विकसित की गई। तो उसमें किसका नाम आएगा, नीनू डी कुन्हा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहां पे बार बार बोल रहा हूं, वो पॉइंट है हमारे पास कि कोचीन से राजधानी को गोवा स्थानांतरित कर दिया गया। क्लियर। और साथ में कुछ एक व्यापारिक बस्तियां मैं आपको बताई, इनके नाम आप लोगों ने जरूर ध्यान रखने हैं। पुर्तगाली जितने भी हमारे पास गवर्नर रहे हैं, जो मैं आपको बताया, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा हो, चाहे वो अल्बुकर्क हो, या फिर हमारे पास नीनू डी कुन्हा हो, इनके बारे में बस ये कुछ एक पॉइंट आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। इसके साथ में अगर हम थोड़ा सा और पुर्तगालियों के बारे में कुछ एक पॉइंट ध्यान रख पाए, 1632 में, एक वर्ष आपने ध्यान रखना, 1632 में इंपॉर्टेंट है ये, इसको भी एक ध्यान नोट डाउन कर लीजिए। मुगल सम्राट शाहजहां ने, मैं यहां लिख रहा हूं ओनली सम्राट शाहजहां ने, आपको पता ही होगा सभी को ये मुगल वंश से संबंधित है। शाहजहां ने एक क्षेत्र में आपको बताऊंगा मैं, हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूर्णतः खत्म करने का आदेश दिया था। एक आप लोगों ने एक और पॉइंट क्या ध्यान रखना पुर्तगालियों से जुड़ा हुआ, कि जो हमारे पास मुगल सम्राट शाहजहां थे, अगर आप नोटिस करेंगे, देखिए 1498 से स्टार्ट हुए हमारे देश में पुर्तगाली व्यापारी आना, और पहला एक कहें कि इनके विरुद्ध कोई बहुत बड़ा स्टेप उठाया गया तो कब उठाया गया, 1632 में। और किसके द्वारा, सम्राट शाहजहां के द्वारा। इन्होंने क्या बोला कि हुगली क्षेत्र में, बंगाल क्षेत्र में जो भी पुर्तगाली व्यापारिक बस्तियां बनाई गई हैं उन सभी को पूर्णतः वहां से हटा दिया जाए, उनको खत्म कर दिया जाए। क्यों, कुछ एक लोगों की शिकायत की गई, कुछ एक लोगों के द्वारा, कि ये लोग क्या कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल का जो समुद्री इलाका था उसके पास से लूट मार कर रहे हैं। जो कुछ और भारत से व्यापारी बाहर जा रहे हैं, या कुछ और विदेशी वहां से हमारे देश में आने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ और तरह की कुछ ऐसी गतिविधियां ये कर रहे थे जो उस समय हम कह सकते हैं कि वो थोड़ी सी गैर कानूनी थी। तो शाहजहां ने आदेश दिया
कि इन बस्तियों को पूरी तरह से हटा दीजिए। किसने आदेश दिया था, इंपॉर्टेंट है, मुगल सम्राट शाहजहां ने। कब दिया था, 1632 में। और किस क्षेत्र की बस्तियां थी, तो हुगली क्षेत्र जो आपके पास बंगाल में स्थित है, वहां की बस्तियां थी। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, पुर्तगालियों से जुड़े हुए जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है कि पांडिचेरी हमारे पास एक ऐसा क्षेत्र है जो पुर्तगालियों से खास तौर पे जुड़ा हुआ है। तो इसके बारे में कुछ एक पॉइंट आप लोगों ने ध्यान रखने हैं कि पांडिचेरी को सर्वप्रथम, अगर किसी ने उपनिवेश अपना बनाया था, पांडिचेरी को सर्वप्रथम उपनिवेश बनाया, तो किसने बनाया था उपनिवेश अपना, वो बनाया था पुर्तगालियों ने। इस पॉइंट को आप लोगों ने ध्यान रखना है। सबसे पहले पुर्तगाली व्यक्तियों ने ही पांडिचेरी के ऊपर जो था कब्जा स्थापित किया था। क्लियर। और पुर्तगाली व्यक्तियों के बाद फिर डचों ने इसके ऊपर जो था अपना कब्जा किया था। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास रहेगा कि फ्रांसीसियों की पहली व्यापारिक बस्ती, फ्रांसीसियों की पहली व्यापारिक बस्ती, वो आपके पास आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है, वो 1673 में, यानी कि 1673 में, 1673 में ये फ्रांसीसियों द्वारा पहली व्यापारिक बस्ती थी। ये क्वेश्चन भी आज तक पेपरों में 2 से 3 बार जो है वो आ चुका है कि फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी में अपनी व्यापारिक बस्ती किस वर्ष बनाई थी या किस वर्ष विकसित की थी, 1673 में। इसके बाद अगर आप कहें तो अंग्रेजों द्वारा पूर्ण एकाधिकार, अंग्रेजों द्वारा पूर्ण एकाधिकार कहें या पूर्ण अधिकार कहें जो है, वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। वो पांडिचेरी पर वो जो था वो 1793 में अंग्रेजों ने पूरी तरह जो था, और पूरी तरह यानी कि अब जितनी भी शासन व्यवस्था थी, जो कुछ भी था, सब अंग्रेजों ने वहां पर पांडिचेरी के अपने अंदर ले लिया। ध्यान रखिए, इस पॉइंट को ध्यान समझिए। सबसे पहले पांडिचेरी पर किसने शासन किया, पुर्तगालियों ने, फिर कुछ समय तक डचों ने। उसके बाद का इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस फ्रांसीसियों ने सबसे पहली व्यापारिक बस्ती 1673 में कहां पर बनाई, हमारे पास पांडिचेरी में। उसके बाद अंग्रेजों द्वारा पांडिचेरी पर पूर्ण एकाधिकार जो था वो 1793 में किया, 1793 में। और इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था 1814, ये वर्ष आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है, पेरिस की संधि। ठीक है, पेरिस की संधि इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखेंगे आप इसको। पेरिस की संधि के तहत पुनः फ्रांसीसियों का एकाधिकार, पुनः फ्रांसीसियों का एकाधिकार, इस पॉइंट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे कि दोबारा से हमारे पांडिचेरी जो एक केंद्र शासित प्रदेश है हम कहें, उसके ऊपर फ्रांसीसियों को 2 बार जो है वो शासन करने का, अधिकार करने का, कुछ भी कहें उसका मौका मिला हुआ है। फर्स्टली जब उन्होंने पहली व्यापारिक बस्ती बना ली 1673 में, तब भी हम कह सकते हैं। दूसरा जो मैंने यहाँ पर एक स्टार वाला पॉइंट बनाया आप लोगों के लिए, और ध्यान रखना कौन सी संधि बताई मैंने आपको, पेरिस की संधि। क्लियर। एक बार अगर मैं अच्छी तरह याद कर पा रहा हूं तो एसएससी जीडी में एक बार एक क्वेश्चन आया था कि पेरिस की संधि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच किस वर्ष हुई थी, तो वो था हमारे पास 1814। क्लियर। मैं आपको जितने भी फैक्ट बता रहा हूं, इनमें से मैक्सिमम फैक्ट जो है आपके पेपरों में क्वेश्चंस के रूप में आज तक पूछे गए हैं। चाहे वो कोई भी पेपर हो आपका, स्टेट लेवल का हो, या आप दिल्ली पुलिस का पेपर भरते हैं, या फिर आप एसएससी जीडी का पेपर देते हैं, या फिर अभी आपको पता है कि हमारे पास पहले जो एचपी पुलिस का पेपर होता था उसमें कई बार कोई मेडिकल हिस्ट्री का 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे। तो ये सारे क्वेश्चन वहीं से जुड़े हुए हैं। इन पॉइंट्स को आप लोगों ने जरूर नोट डाउन करना है, और कम से कम वीडियो को 2 बार देख लीजिए, आपको सारे पॉइंट खुद पे खुद सारे के सारे कर जाएंगे, आपको अच्छी तरह से रिवाइज हो जाएंगे। अभी कुछ एक पॉइंट हम लोगों ने फ्रांसीसियों के बारे में 4-5 पुर्तगालियों के बारे में ध्यान रखने हैं, और उसके बाद हमारा जो है पुर्तगालियों से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके, वो ऑटोमेटिक्स इन 2 चैप्टर में पूरी तरह जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो पांडिचेरी के बारे में तो आप लोग ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, अगर पुर्तगालियों ने इतने वर्षों तक हमारे देश में वो रहे या शासन किया, हम कुछ भी कहें, तो कुछ तो हमें उनसे फायदा हुआ होगा। तो फर्स्टली आप लोगों ने क्या क्या ध्यान रखना हमारे पास कि भारत में पपीता, नंबर 2 मैं कहूंगा तो अनानास, और नंबर 3 मैं और कहूंगा तो मक्का,
और नंबर 3 और मैं कहूंगा तो आलू, और नंबर 5 मैं अगर कहूंगा तो तंबाकू की खेती का श्रेय, अगर हम कह सकते हैं कि इन 5 चीजों को अगर भारत में आज खेती किया जा रहा है, इसको उगाते हैं, तो इनकी शुरुआत जो थी किसने की थी? पुर्तगालियों ने की थी। पपीता, अनानास, मक्का, आलू और तंबाकू। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां से लाई गई खेती, भारत में किसने शुरुआत की थी? पुर्तगालियों ने। तो पपीता की बात करें, अनानास हमारे पास फ्रूट है, कि मक्का, आलू या तंबाकू, इनमें से मैक्सिमम फसलें जो थी वो ब्राजील से लाई गई थी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट और आपने ध्यान करके रखना है। आप लोगों ने 1556 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, और आप सभी को पता है कहां पर की गई थी 1556 में स्थापना? वो स्थापना की गई थी गोवा में। पहली प्रिंटिंग प्रेस जो थी वो बनाई गई थी पुर्तगालियों के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम से जुड़ा हुआ है, इस पॉइंट को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। साथ ही साथ में हमारे पास एक और जो आप पढ़ते हैं पॉइंट आपके पास जरूर आता है किताबों में कहीं ना कहीं, विक्टोरियन स्थापत्य कला, विक्टोरियन स्थापत्य कला, विक्टोरियन स्थापत्य कला का विकास। आप इस पॉइंट को कुछ इस तरह याद रखिए, ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में पुर्तगालियों के द्वारा कला संस्कृति से जुड़ी हुई कौन सी कला का विकास किया गया है। भारत में विक्टोरियन स्थापत्य कला का विकास का श्रेय किन यूरोपियों को जाता है? ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, आपको जैसे चर्च हमारे देश में होते हैं, काफी नुकीली उनकी छतें बनाई जाती हैं ऐसे ऊपर को, अगर आपको ध्यान हो तो उनकी कुछ ऐसी नुकीली छतें बनाई जाती हैं चर्चों में, अगर आपको ध्यान हो। और कुछ बड़ी बड़ी भवनों में कई बार बड़ी बड़ी खिड़कियां बनाई जाती हैं, बड़ी बड़ी खिड़कियां बनाई जाती हैं, इसको हम स्थापत्य कला कहते हैं। आप ये ध्यान रखिए कि जो नुकीली हमारे पास हम कहें चर्च बनाए जाते हैं, गिरजाघर लंबे जिनकी नुकीली छतें होती हैं ऊपर को, उनको हम क्या कहते हैं? विक्टोरियन स्थापत्य कला के तहत निर्मित भवन। और इसी विक्टोरियन स्थापत्य कला में सबसे पहले घरों को या बड़े बड़े भवनों को बनाने के लिए ध्यान रखना आप लोगों ने, स्टील और लोहे का प्रयोग किया गया था। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, हमारे देश में जो था वो सबसे पहले आने वाले विदेशी, सबसे पहले आने वाले वो कौन थे? आप लोगों ने ध्यान रखना। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हमारे देश में कौन आया था? पुर्तगाली व्यक्ति आए थे। और अगर कहीं आपसे कभी कोई ये पूछ ले कि सबसे अंत में आपके देश से कौन से विदेशी चले गए थे सबसे अंत में, तो आप ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिए, सबसे पहले जो आए थे वो पुर्तगाली आए थे, और सबसे लास्ट में भी जो था वो कौन गए थे? वो गए थे पुर्तगाली व्यक्ति गए थे। क्लियर है पॉइंट? ध्यान रखेंगे आप लोग। 1961 तक जो था हमारे देश का जो क्षेत्र था एक गोवा, और अगर हम कहें साथ में दमन दीव, तो उस पर जो था पुर्तगालियों का अधिकार था। अगर मैं कहूं 1961 तक मैं बोल रहा हूं, इस पॉइंट को ध्यान रखना, पुर्तगालियों का अधिकार 1961 तक। क्लियर है? गोवा और दमन दीव तक पुर्तगालियों ने यहां पर शासन किया। सोचिए हम लोग 1947 में आजाद हो चुके थे, पर हमारा गोवा और दमन दीव औपचारिक तौर पे, आधिकारिक तौर पे पुर्तगालियों के अधीन था। और अगर हम थोड़ा सा बात करें तो उसमें यह एक और पॉइंट हम रखते हैं, पुर्तगाल के अंतिम गवर्नर, या कह सकते हैं हम गोवा के अंतिम गवर्नर जो थे हमारे पास जो थे वो पुर्तगाली व्यक्ति थे 1961 में। तो आप लोगों को इनके नाम भी ध्यान रखना पड़ेगा जो अंतिम गवर्नर थे हमारे पास। मैनुअल कोस्टा आप लोग नाम ध्यान रख लेंगे, ज्यादा बहुत बड़ा लंबा नाम ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, मैनुअल कोस्टा नाम इनका ध्यान रख लेंगे आप। तो 1961 में जब पुर्तगालियों ने हमें गोवा को सौंप दिया था, तो उसमें जो हम कहें कि गवर्नर, या कह सकते हैं कि आज के जो राज्यपाल थे, जो आज हम राज्यपाल का पद है उसको गवर्नर भी तो कह सकते हैं, तो उस राज्य का जो मेन हेड थे, गवर्नर थे, कौन थे? मैनुअल कोस्टा। और साथ ही साथ में जब 1961 में गोवा और दमन द्वीप को हमने पुर्तगालियों से अपने भारत में मिला लिया, तो 1962 में, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, 12वें संविधान संशोधन के द्वारा, 12वें संविधान संशोधन, इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 12वें संविधान संशोधन के द्वारा जो था वो गोवा और दीव को, गोवा
और दमन दीव को जो था यूटी का दर्जा दिया गया था। यूटी तो पता है आप सभी लोगों को, केंद्र शासित प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। इसके साथ में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है 1987 का। इसमें क्या किया गया था 87 में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया था। 25वां राज्य बनाया गया था। इस पॉइंट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। यह बात कब की है, 1987 में जो था वो गोवा को हमारे पास भारत के राज्य के रूप में शामिल किया गया। भारत के कितने राज्य हुए थे उसमें तक समझिए, 24 राज्य थे, 25वां किसको बनाया गया, गोवा को बनाया गया 1987 में। और अगर आप ध्यान रख पाएंगे, ये हमारे देश का 56वां संविधान संशोधन किया गया था। इन लास्ट के 2 पॉइंटों के आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपने भारत में पुर्तगाली शासन या पुर्तगालियों से जुड़े हुए इतने पॉइंट्स आपको कम से कम पता होने चाहिए, और अब दोनों वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो कुल मिला के 20 से 25 पॉइंट है हमारे पास सिर्फ। अगर आप इतने से क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं कि पेपर में इससे टफ क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिल सकते। क्लियर? तो इन दोनों वीडियो को आपने ध्यान से देख लेना है। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात करेंगे कि पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन आया था। पर यहां से मैं आपको होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सभी लोगों ने उसको कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना है कि भारत में पहले पुर्तगाली व्यापारी कौन थे जिनको गवर्नर बनाकर भेजा गया था। या हम यूं कहें कि भारत में पहले पुर्तगाली शासन के द्वारा नियुक्त किए गए पुर्तगाली गवर्नर कौन थे। इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी मुझे लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अगर आपको कहीं डाउट हो तब भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।